दोस्तों, कहते हैं ना कि नशे में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अक्ल का ताला टूट जाता है, डर का नामो निशान नहीं रहता और इंसान खुद को बादशाह समझने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही नशा किसी ऐसी जगह चढ़े जहां मौत की परछाई हर वक्त मंडराती हो, जहां जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अधूरी कहानियां, अतृप्त आत्माएं और बेचैन रूहें दफन हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपसे छूटें नहीं। और हाँ, कहानी खत्म होने पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राघव, एक साधारण सा नाम, एक साधारण सा लड़का, पर उसकी जिंदगी में जो होने वाला था वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। राघव के 3 दोस्त थे, विजय, समीर और अमन। चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और जैसा आजकल के युवाओं का होता है, शराब पीना, रात को घूमना और एडवेंचर की तलाश में रहना, ये सब उनकी रूटीन का हिस्सा था। वो शुक्रवार की रात थी, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और अगले 2 दिन फ्री थे। चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जो यादगार रहे। विजय ने आइडिया दिया, यार चलो आज शहर के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान में चलते हैं, सुना है वहां भूतों की कहानियां मशहूर हैं। समीर और अमन थोड़े डरे, पर राघव ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, ये सब लोगों का दिमागी फितूर है, चलो मजा आएगा। शराब की 2 बोतलें खरीदी, कार में बैठे और रात के करीब 11 बजे शहर के बाहर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और बीच बीच में टिमटिमाती हुई पुरानी स्ट्रीट लाइट्स। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो उस जगह पहुंच गए, कब्रिस्तान। पुराना, बेहद पुराना, लोहे का मुख्य गेट आधा टूटा हुआ, जंग लगी सलाखें और अंदर घुप अंधेरा। फोन की टॉर्च जलाई और अंदर घुस गए। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों से किसी ने इस जगह को छुआ तक ना हो। टूटी फूटी कब्रें, काई लगे पत्थर और कहीं कहीं बिखरे हुए फूल जो कभी किसी प्रियजन ने चढ़ाए होंगे। विजय ने बोतल खोली, चलो भाई पार्टी शुरू करते हैं। सबने एक एक घूंट भरा। शराब के नशे में धीरे धीरे डर कम होता गया और हंसी मजाक बढ़ता गया। राघव ने चारों ओर देखा और एक टूटी हुई कब्र की ओर इशारा किया, देखो दोस्तों, ये कब्र कितनी पुरानी लग रही है, शायद 100 साल से भी ज्यादा हो गई होगी। समीर ने टॉर्च उस ओर की तो दिखा कि कब्र के ऊपर का पत्थर टूटा हुआ था, काई जमी हुई थी और नाम लिखा हुआ था जो अब पूरी तरह मिट चुका था। बस इतना ही पढ़ा जा सकता था, यहां दफन है 1897। विजय ने चिढ़ाते हुए कहा, राघव तेरे में हिम्मत है तो जाकर इस कब्र पर बैठ, डर लगता है क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए बोतल का एक और घूंट भरा, लड़खड़ाते हुए उठा और कब्र की ओर बढ़ा। डर मुझे? तुम लोग बस देखते रहो। और वो जाकर सीधा उस टूटी कब्र के ऊपर बैठ गया। कब्र का पत्थर ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। राघव को एक अजीब सी सिहरन हुई, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। देखो दोस्तों, आज मेरी महफिल यहीं जमेगी। और तीनों हंस पड़े। समीर ने उसका फोटो खींचा, अमन ने वीडियो बनाया और विजय ने ताली बजाते हुए कहा, यार तू तो हीरो है। पर फिर कुछ अजीब हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। राघव ने महसूस किया कि उसके नीचे से, कब्र के अंदर से एक हल्की सी दस्तक आई, थक थक थक, जैसे कोई अंदर से पत्थर पर उंगलियां मार रहा हो। उसने नीचे की ओर देखा पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। ये क्या है, उसने सोचा। फिर दोबारा आवाज आई, थक थक थक, इस बार थोड़ी तेज। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दोस्तों की ओर देखा, पर वो तीनों बेफिक्र होकर शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? राघव ने पूछा। क्या? विजय ने कहा, कुछ नहीं, बस हवा की आवाज होगी। पर राघव को पता था कि यह हवा की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। उसने नशे को दोष देते हुए खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा पी गया हूं। और उसने बोतल होंठों से लगा ली। फिर एक और घूंट, नशा और गहरा होता गया, पर वो दस्तक अब बंद नहीं हुई। थक थक थक, अब ये लगातार हो रही थी, जैसे कोई बेचैन हो गया हो। राघव ने कब्र की दरारों की ओर देखा। पत्थर में कई पुरानी दरारें थीं, जिनमें से काई और घास निकली हुई थी। पर अब उसे लगा कि उन दरारों से कुछ हल्का सा धुआं निकल रहा है। नहीं, धुआं नहीं, बल्कि गर्म सांसें, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो।
राघव के माथे पर पसीना आ गया। हवा इतनी ठंडी थी पर उसे गर्मी महसूस हो रही थी। यह क्या हो रहा है? उसने अपने आप से पूछा। उसने उठने की कोशिश की पर न जाने क्यों उसके पैर जैसे जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत हल्की, पर बिल्कुल साफ। उठ, ये मेरी जगह है। राघव का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ उसके 3 दोस्त थोड़ी दूर पर खड़े थे और अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तुम लोगों ने सुना? राघव ने घबराकर पूछा। क्या? समीर ने कहा। कोई आवाज, किसी ने कुछ कहा? अमन ने हंसते हुए कहा, यार तू ज्यादा पी गया है, यहां कौन बोलेगा? पर राघव को पता था कि उसने जो सुना वो असली था। फिर वो दस्तक और तेज हो गई। अब ये सिर्फ दस्तक नहीं थी बल्कि खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई नाखूनों से पत्थर खुरच रहा हो। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने कब्र के पत्थर को देखा और वो जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। कब्र की मिट्टी हिल रही थी, बहुत हल्के हल्के पर हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। राघव चीखना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। वो उठने की कोशिश कर रहा था पर उसका शरीर मानो पत्थर हो गया था। तभी विजय ने उसे आवाज दी, राघव उठ यार, अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है। राघव ने एक झटके से खुद को खींचा और उठ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ चलो, जल्दी चलो यहां से। समीर ने पूछा। क्या हुआ? घबरा क्यों गया? राघव ने पीछे मुड़कर उस कब्र को देखा। सब कुछ शांत था। मिट्टी अब नहीं हिल रही थी, कोई दस्तक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। पर राघव को पता था कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत गलत हुआ था। चारों जल्दी से कब्रिस्तान से निकले और कार में बैठ गए। रास्ते भर राघव खामोश रहा। बाकी तीनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यार आज का एडवेंचर तो कमाल का था। पर राघव के दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, उठ, ये मेरी जगह है। और वो महसूस कर रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। घर पहुंचकर राघव ने दोस्तों को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़े बदले, बिस्तर पर लेटा, पर नींद नहीं आई। बार बार उसे वही कब्र याद आ रही थी, वही दस्तक, वही फुसफुसाहट। और सबसे डरावनी बात, उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी है। रात गहराती गई। राघव बिस्तर पर लेटा था पर नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं पर दिमाग में वही कब्रिस्तान का मंजर घूम रहा था। वो टूटी कब्र, वो दस्तक और वो आवाज, उठ, ये मेरी जगह है। राघव ने करवट बदली, आंखें बंद करने की कोशिश की पर हर बार वही दृश्य सामने आ जाता। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे और बाहर सड़क पर भी कोई आवाज नहीं थी। बस एक पंखे की घरघराहट और दूर से आती किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। पर राघव के कानों में कुछ और गूंज रहा था। तभी उसे फिर से सुनाई दिया, थक थक थक। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आवाज फिर से। उसने तकिया हटाया और ध्यान से सुना। हां, दस्तक की आवाज आ रही थी। पर यह कहां से आ रही थी? उसने चारों ओर देखा। कमरे की खिड़की बंद थी, दरवाजा भी बंद था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? राघव धीरे धीरे उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। आवाज लगातार आती जा रही थी, थक थक थक, और अब यह थोड़ी तेज हो गई थी। राघव ने फोन की टॉर्च जलाई और कमरे के हर कोने को चेक किया। अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे, खिड़की के पास, पर कुछ नहीं मिला। पर आवाज आती जा रही थी और अब राघव को एहसास हुआ कि ये आवाज कमरे से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग में सीधे दस्तक दे रहा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, राघव ने खुद को समझाया। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद नशे का असर अभी तक बाकी है। उसने पानी की बोतल उठाई और एक लंबा घूंट भरा। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। पर तभी फुसफुसाहट शुरू हुई, वही आवाज जो कब्रिस्तान में सुनी थी। तूने मेरी जगह ली है। राघव का हाथ कांपने लगा। पानी की बोतल फर्श पर गिर गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन है? कौन बोल रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली और फिर वही फुसफुसाहट, तू मेरे ऊपर बैठा था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जला दी। तेज रोशनी में उसे थोड़ी हिम्मत आई। मैं पागल नहीं हो रहा हूं,
उसने खुद से कहा, यह सब मेरा वहम है, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। पर सुबह तक बहुत कुछ होने वाला था। राघव बिस्तर पर वापस लेटा, लाइट जलाकर। उसने सोचा कि शायद लाइट में डर कम लगेगा, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। बहुत तेजी से उसकी सांसें अब धुएं की तरह दिखने लगीं। इतनी ठंड कैसे हो गई? उसने कंबल खींचा और खुद को ढक लिया, पर ठंड अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियों में बर्फ जम गई हो। तभी दस्तक फिर शुरू हुई, पर इस बार ये सिर्फ आवाज नहीं थी। राघव को लगा कि कोई उसके सीने पर दस्तक दे रहा है, अंदर से, उसके दिल पर। थक थक थक। हर दस्तक के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और महसूस किया कि वहां कुछ हरकत हो रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था। उसने मुंह खोला, पर सिर्फ हवा बाहर आई। मम्मी, उसने धीमी आवाज में पुकारा, पर कोई नहीं आया। मम्मी, पापा, थोड़ी तेज आवाज, पर फिर भी कोई नहीं आया। जैसे पूरा घर सो गया हो, या जैसे किसी ने सबकी आवाजें बंद कर दी हों। राघव ने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर भारी हो गया था, बहुत भारी, जैसे किसी ने उसके ऊपर पत्थर रख दिए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर सब जैसे जम गए थे। और तभी उसने देखा, कमरे के कोने में अंधेरे में कुछ खड़ा था। एक साया, धुंधला, अस्पष्ट, पर साफ दिख रहा था। इंसान के आकार का, पर कुछ अजीब, जैसे शरीर हो पर हड्डियां नहीं, जैसे कपड़े हों पर अंदर खालीपन हो। राघव की सांसें रुकने लगीं। वो साया धीरे धीरे बढ़ रहा था उसकी ओर। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। राघव ने आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, ये सपना है, मैं जाग जाऊंगा, उसने खुद से कहा। पर जब उसने आंखें खोलीं तो वो साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था, बिस्तर के बगल में। राघव ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा काला अंधेरा। जैसे किसी ने चेहरे की जगह एक खाली गड्ढा छोड़ दिया हो। पर आंखें थीं, दो लाल चमकती हुई आंखें, जो सीधे राघव को देख रही थीं। और फिर वो आवाज आई, इस बार बहुत साफ, बहुत पास से, तूने मेरी जगह ली है, अब मैं तेरी जगह लूंगा। राघव की चीख आखिरकार निकली, जोर की, दिल दहला देने वाली चीख, आ! और वो जाग गया, पसीने से लथपथ, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। उसने चारों ओर देखा, कमरा वैसा ही था, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पंछी चहचहा रहे थे। राघव ने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। सपना था, बस एक बुरा सपना। उसने राहत की सांस ली, पर फिर उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। उसने शर्ट उठाकर देखा और उसका खून जम गया। उसके सीने पर ठीक दिल के ऊपर 3 खरोंच के निशान थे, ताजे लाल निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ये कैसे हुआ? राघव ने कांपते हाथों से निशानों को छुआ। वो असली थे, दर्द हो रहा था। पर सपने में तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये सपना नहीं था। कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर मुंह धोया। आईने में अपना चेहरा देखा, पीला पड़ा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। वो बीमार लग रहा था। राघव ने पूरे दिन कोशिश की कि वो रात की बात को भूल जाए। उसने दोस्तों को फोन किया, पर किसी ने नहीं उठाया। उसने टीवी देखा, गाने सुने, पर दिमाग से वो आवाज नहीं निकल रही थी। तूने मेरी जगह ली है। शाम होते होते राघव फिर से बेचैन हो गया। उसे डर लग रहा था कि रात फिर से आने वाली है, और इस बार शायद वो सिर्फ सपना ना हो। रात के 8 बजे विजय का फोन आया। यार राघव, कैसा है? कल रात के बाद तो बहुत खामोश था तू। राघव ने सोचा कि क्या वो विजय को सब बता दे, पर फिर सोचा कि वो यकीन नहीं करेगा। नहीं यार, बस थोड़ा थका हुआ था। और विजय, एक बात बता। हाँ बोल। कल रात जब हम कब्रिस्तान में थे, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? कोई आवाज, कुछ भी? विजय हंस पड़ा। अरे यार, तू अभी तक उसी चक्कर में है भाई, वो सब नशे का असर था, कुछ नहीं होता ऐसा। राघव ने फोन काट दिया। नहीं, विजय को नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं। उस रात राघव ने कमरे की सारी लाइटें जलाकर रखीं। उसने दरवाजे पर कुर्सी लगा दी, खिड़की बंद कर दी, और बिस्तर पर लेटने से पहले उसने अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग ऐप खोला। अगर कुछ होगा तो कम से कम प्रूफ तो रहेगा, उसने सोचा, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। रात के 11 बज रहे थे।
राघव ने आंखें बंद की पर कान खुले रखे। वो हर आवाज सुन रहा था, पंखे की, बाहर की, घर की। और फिर ठीक आधी रात को वो आवाज फिर आई, पर इस बार ये सिर्फ दस्तक नहीं थी, ये फुसफुसाहट थी। और ये सिर्फ राघव के कान में नहीं बल्कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। राघव, तूने मेरी जगह ली है, अब तू मुझे अपनी जगह देगा। राघव की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा और जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। कमरे की सभी लाइटें अपने आप बुझ गई थीं। अंधेरा, गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में वो साया फिर से खड़ा था, इस बार और ज्यादा साफ और ज्यादा पास। राघव का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। अंधेरे में वो साया, वो लाल आंखें और वो आवाज, सब कुछ इतना असली था कि राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने अपनी जांघ पर जोर से चिकोटी काटी। दर्द हुआ। तो ये सच है। वो साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कमरे में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो या जैसे कफन की सरसराहट हो। राघव पीछे हटना चाहता था पर उसकी पीठ पहले ही दीवार से लगी हुई थी। कोई जगह नहीं थी भागने की। वो साया बिल्कुल पास आ गया और अब राघव उसे ठीक से देख पा रहा था। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। शरीर था पर सड़ा हुआ, कपड़े थे पर फटे और मैले, और चेहरे की जगह सिर्फ खोपड़ी थी, आधी सड़ी, जिस पर कहीं कहीं अभी भी मांस के टुकड़े लगे थे। और वो आंखें, वो लाल जलती हुई आंखें सीधे राघव की आत्मा में घुसती जा रही थी। तूने मेरी कब्र पर बैठा मेरी शांति भंग की, उस चीज ने कहा। आवाज खोखली थी, जैसे किसी खाली बर्तन में से निकल रही हो। मैंने तो बस, राघव की आवाज कांप रही थी। माफी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। अब बहुत देर हो चुकी है। उस चीज ने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ में सिर्फ हड्डियां थीं, जिन पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी, लंबे टूटे हुए नाखून। तूने उधार लिया, अब चुकाना होगा। और उसने राघव का गला पकड़ लिया, ठंडी बर्फीली उंगलियां। राघव को लगा जैसे उसका गला जम गया है। सांस नहीं आ रही थी। वो हाथ पैर मार रहा था पर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उस चीज की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। और तभी उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर एक जोर की चीख मारी, छोड़ दो मुझे। और वो जाग गया फिर से, पसीने से तरबतर, सांसें तेज। उसने अपने गले को छुआ, कोई निशान नहीं था। फिर से सपना था, पर इस बार कुछ अलग था। उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और रिकॉर्डिंग बंद की। फाइल की लंबाई देखी, 3 घंटे। तो मैं 3 घंटे सोया था। उसने रिकॉर्डिंग प्ले की। शुरू में सिर्फ चुप्पी थी और पंखे की आवाज, फिर उसकी खुद की सांसों की आवाज, और फिर करीब 2 घंटे बाद वो आवाज आई, तूने मेरी जगह ली है। राघव का दिल धक से रह गया। ये आवाज रिकॉर्डिंग में थी, सपने में नहीं, रिकॉर्डिंग में। मतलब ये सच था, कोई सच में उसके कमरे में था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव ने रिकॉर्डिंग आगे बढ़ाई और फिर उसने अपनी खुद की चीख सुनी, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद एक अजीब सी हंसी, ठंडी डरावनी हंसी जो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। राघव ने फोन फेंक दिया। मैं पागल हो रहा हूं या ये सच में हो रहा है। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। अभी भी अंधेरा था बाहर। राघव उठा और लाइट जलाने की कोशिश की, पर लाइट नहीं जली। क्या बिजली गई है क्या? उसने स्विच बार बार दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने फोन की टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर गया। दरवाजे पर जो कुर्सी उसने लगाई थी वो हटी हुई थी। ये कैसे हुआ? मैंने तो। राघव ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। घर में सब सो रहे थे। हॉल की लाइट जल रही थी। तो बिजली तो है, फिर मेरे कमरे की लाइट क्यों नहीं जल रही? वो वापस कमरे में आया और बल्ब की ओर देखा। बल्ब ठीक था। फिर उसने स्विच बोर्ड चेक किया, वो भी ठीक था। फिर क्या हो रहा है? तभी उसे खिड़की की ओर से एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट, जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। राघव ने टॉर्च उस ओर की। खिड़की बंद थी, पर्दा पड़ा हुआ था। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा।
हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने पर्दा हटाया और चीख पड़ा। खिड़की के बाहर उस तीसरी मंजिल पर वो साया खड़ा था, वही सड़ा हुआ चेहरा, वही लाल आंखें, और वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक विकृत मुस्कान। राघव पीछे हटा पर ठोकर लगी और वो गिर गया। जब उसने दोबारा देखा तो खिड़की के बाहर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव रोने लगा। मैंने क्या किया? मैं तो बस एक मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर माफी मांगने का समय निकल चुका था। राघव को एहसास हो गया था कि जो कुछ भी शुरू हुआ है वो अब आसानी से नहीं रुकेगा। उस रात के बाद राघव ने अपने कमरे में सोना बंद कर दिया। वो हॉल में सोफे पर सोने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? राघव ने कुछ नहीं बताया, बस कमरे में गर्मी लग रही है। पर सच ये था कि वो डर गया था, उस कमरे से, उस अंधेरे से, और सबसे ज्यादा उस चीज से जो उसके पीछे पड़ी थी। अगले 2 दिन राघव ने अपने दोस्तों से बात नहीं की। उसने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। वो बस अपने आप में खोया रहता, खाना भी ठीक से नहीं खाता, रात को नींद नहीं आती, और जब आती भी तो वही सपने आते, वही कब्र, वही आवाज, वही साया। तीसरे दिन विजय उसके घर आया। यार राघव, हो क्या गया है तुझे? इतना चेंज क्यों हो गया है? राघव ने उसे सब कुछ बताने का सोचा पर फिर रुक गया। विजय, उस रात कब्रिस्तान में क्या तुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा? विजय ने हंसते हुए कहा। फिर वही बात भाई, भूल जा उस रात को, कुछ नहीं हुआ था। नहीं विजय, कुछ तो हुआ था, और अब वो मेरे पीछे है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। विजय की हंसी रुक गई। उसने राघव का चेहरा देखा। सच में राघव बदल गया था, पीला पड़ा हुआ, कमजोर, डरा हुआ। राघव, तू डॉक्टर को दिखा ले, शायद तू ओवरथिंक कर रहा है। नहीं विजय, मैं पागल नहीं हूं, ये सब सच है, मेरे पास प्रूफ भी है। और राघव ने उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई। विजय ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसका चेहरा सफेद हो गया। ये क्या है? मैं तुझे बता रहा हूं, कुछ है, कोई है, और वो मुझसे कुछ चाहता है। विजय ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। तूने मेरी जगह ली है राघव, ये शायद कोई इंटरफेरेंस हो या कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। नहीं विजय, मैं जानता हूं ये क्या है। वो जिसकी कब्र पर मैं बैठा था, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। विजय खामोश हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। उस रात राघव ने फैसला किया कि वो दोबारा कब्रिस्तान जाएगा। शायद वहां जाकर उस कब्र पर माफी मांगकर सब कुछ ठीक हो जाए। उसने विजय को भी साथ चलने को कहा, पर विजय ने मना कर दिया। यार, मैं नहीं आ सकता, तू अकेला जा। राघव अकेला नहीं जाना चाहता था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। रात के 11 बजे वो कार लेकर निकल पड़ा। रास्ता वही था, वही सुनसान सड़क, वही अंधेरा, पर इस बार डर 2 गुना था। कब्रिस्तान पहुंचा। गेट अभी भी खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राघव ने अंदर कदम रखा। अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। फोन की टॉर्च जलाई और उस कब्र की ओर बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम भारी लग रहा था, और फिर वो पहुंच गया। वही टूटी कब्र, वही काय लगा पत्थर। राघव ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे छोड़ दो। खामोशी, सिर्फ हवा की सरसराहट। राघव ने आंसू पोंछे और फिर से बोला, प्लीज मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। और तभी कब्र की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे राघव पीछे हटा। मिट्टी फटने लगी और अंदर से एक हाथ बाहर आया, सड़ा हुआ, हड्डियों वाला हाथ। राघव चीखा और भागने लगा, पर उसके पैर जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। पीछे से वो आवाज आई, भागेगा कहां? तू अब मेरा है। राघव किसी तरह कब्रिस्तान से भागकर घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दरवाजा खोला और सीधे बाथरूम में घुस गया। नल खोला और मुंह पर ठंडा पानी डाला। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने फिर से पानी डाला और धीरे धीरे सांसें सामान्य होने लगीं। राघव ने तौलिए से चेहरा पोंछा और आईने में देखा, और जो देखा उससे उसकी चीख गले में अटक गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था, कोई और था, एक अजनबी चेहरा, पीला, मुर्दे जैसा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, होंठ फटे हुए नीले पड़ गए थे, और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक विकृत भयानक मुस्कान।
राघव ने अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे को छुआ। आईने में भी वो हाथ उठा, पर चेहरा वही अजनबी था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव ने आईने को छुआ। ठंडा चिकना कांच, सब कुछ असली था। ये मैं नहीं हूं। ये मैं कौन हूं? उसने अपना चेहरा फिर से छुआ। वही नाक, वही माथा, वही ठोड़ी, पर आईने में कुछ और दिख रहा था। राघव पीछे हटा, पर आईने की छवि उसी जगह खड़ी रही। और फिर वो छवि हिली अपने आप। राघव ने कुछ नहीं किया, पर आईने में वो चेहरा धीरे धीरे झुका, जैसे किसी ने गर्दन तोड़ दी हो। और फिर उसका मुंह खुला, चौड़ा, बहुत चौड़ा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। राघव चीखते हुए बाथरूम से बाहर भागा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे अपने बिस्तर पर जाकर गिर गया। मैं पागल हो रहा हूं, मैं वो रोने लगा। उसकी मां कमरे में आई। राघव बेटा, क्या हुआ? रात को कहां गया था तू? राघव ने अपनी मां को देखा और उसकी आंखों में राहत आई। मम्मी। वो उठकर मां से लिपट गया। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है, मैं हूं ना। राघव ने कुछ नहीं बताया, वो बस मां से लिपटा रहा। मम्मी, आज तुम मेरे पास सो जाओ ना, प्लीज। मां ने हंसते हुए कहा। अरे तू इतना बड़ा हो गया और अभी भी? प्लीज मम्मी। मां ने राघव का चेहरा देखा, उसमें सच में डर था। ठीक है बेटा, मैं यहीं सोती हूं। और वो पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। राघव को थोड़ी राहत मिली। मां के सामने तो कुछ नहीं होगा। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। दिमाग में वही आईने वाला दृश्य घूम रहा था। वो अजनबी चेहरा, वो मुस्कान, वो खुला हुआ मुंह। सुबह हुई। राघव ने देखा कि मां जा चुकी थी। शायद सुबह जल्दी उठकर किचन में चली गई हो। राघव उठा और बाथरूम की ओर देखा। दरवाजा बंद था, जैसे उसने छोड़ा था। आज मैं फिर से देखूंगा। शायद कल रात का वहम था। उसने हिम्मत जुटाई और बाथरूम का दरवाजा खोला। सब कुछ सामान्य था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आईना साफ था। राघव धीरे धीरे आईने के पास गया, सांस रोककर देखा और राहत की सांस ली। उसका चेहरा था, अपना ही चेहरा। थैंक गॉड। राघव ने मुंह धोया और तैयार होने लगा। शायद सब खत्म हो गया। शायद वो मुझे छोड़ गया। उसने कपड़े पहने और बाहर निकला। मां किचन में नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी। मां ने मुड़कर देखा और उसके हाथ से प्लेट गिर गई। तुम कौन हो? राघव रुक गया। क्या? मम्मी, मैं राघव हूं। मां ने डर से कुछ कदम पीछे हटे। नहीं, तुम राघव नहीं हो। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मम्मी, ये मजाक मत करो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, राघव। पर मां चीखने लगी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, बाहर निकलो मेरे घर से। पापा भी कमरे से बाहर आए। क्या हुआ? ये शोर क्यों? मां ने कांपते हुए राघव की ओर इशारा किया। ये आदमी ये कह रहा है कि ये राघव है, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। पापा ने राघव को देखा और उनकी आंखों में भी वही भाव आया, अनजानापन, डर। तुम कौन हो? यहां कैसे घुसे? पापा ने सख्ती से पूछा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं राघव हूं। आपका बेटा? हमारा कोई बेटा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी पुलिस को फोन करूंगा मैं। नहीं, रुकिए, मैं सच बोल रहा हूं। राघव ने अपना फोन निकाला। देखिए, ये मेरा फोन है, इसमें हमारी फोटो है, हमारे मैसेज हैं। उसने फोन खोला और जम गया। फोन की स्क्रीन पर लॉक था। मेरा पासवर्ड क्यों नहीं काम कर रहा? उसने दोबारा कोशिश की। गलत पासवर्ड। ये मेरा फोन है, मुझे पासवर्ड पता है, पर कितनी भी कोशिश करे फोन नहीं खुला। पापा ने फोन छीन लिया। ये तुम्हारा फोन नहीं है, ये चोरी का है। अभी पुलिस बुलाता हूं। नहीं, प्लीज, मैं सच बोल रहा हूं। राघव रोने लगा। मैं राघव हूं, आपका बेटा, प्लीज मुझे पहचानो। पर कोई नहीं सुन रहा था। माँ बाप दोनों उसे एक अजनबी की तरह देख रहे थे, एक घुसपैठिए की तरह। राघव भागकर बाहर निकल गया। सड़क पर आया, लोग आ जा रहे थे। उसने एक पड़ोसी को देखा, अंकल, जो रोज सुबह अपने कुत्ते को घुमाने निकलते थे। अंकल रुकिए। वो उनकी ओर दौड़ा। अंकल, मुझे पहचानते हैं? मैं राघव हूं। अंकल ने उसे अजीब नजरों से देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर आप तो रोज मुझे देखते हो।
मैं यहीं रहता हूं। अंकल ने अपना कुत्ता खींचा और दूर चले गए। पागल लड़का है। राघव सड़क के बीच में खड़ा रह गया। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कोई नहीं पहचान रहा था उसे। अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में वो एक अजनबी बन गया था। ये क्या हो रहा है? उसने अपने हाथों को देखा। वही हाथ, वही उंगलियां। फिर उसने सामने की कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा और सच सामने आया। उसका चेहरा बदल गया था पूरी तरह से। ये अब राघव का चेहरा नहीं था, ये कोई और था। राघव सड़क के किनारे बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो अपने हाथों को देख रहा था, अपने कपड़ों को, अपने जूतों को। सब कुछ उसका ही था, पर चेहरा किसी और का था। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। अगर मैं राघव नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उसने अपने जेब से वॉलेट निकाला। अंदर आधार कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था। उसने आधार कार्ड देखा। फोटो कोई और था, नाम कोई और था। नहीं, ये मेरा वॉलेट है। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसके फोन में घंटी बजी। उसने देखा विजय का नाम आया। उसने जल्दी से फोन उठाया। विजय भाई, सुन मेरी बात। मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे ये नंबर किसका है? विजय की आवाज आई। विजय, मैं राघव बोल रहा हूं। कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानता। गलत नंबर है। और फोन कट गया। राघव के हाथ से फोन छूट गया। विजय भी मुझे नहीं पहचान रहा। उसने दोबारा फोन किया, पर इस बार विजय ने उठाया ही नहीं। राघव उठा और अपने कॉलेज की ओर चल पड़ा। वहां तो कोई ना कोई मुझे पहचानेगा। प्रोफेसर, दोस्त, कोई तो होगा। वो भागता हुआ कॉलेज पहुंचा। गेट पर गार्ड खड़ा था। राघव अंदर घुसने लगा तो गार्ड ने रोक दिया। रुको, आईडी दिखाओ। अंकल, मैं यहां का स्टूडेंट हूं। आप मुझे रोज देखते हो। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता। आईडी नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। राघव ने अपना आईडी कार्ड निकाला, पर उस पर भी किसी और की फोटो थी। ये मेरा कार्ड है। देखिए, नाम तो राघव ही है। गार्ड ने कार्ड देखा। फोटो तुम्हारी नहीं है, ये फेक आईडी है। भागो यहां से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। राघव हार मानकर वापस मुड़ गया। अब उसे समझ आ गया था। उसकी पहचान, उसका चेहरा, सब कुछ बदल गया था। दुनिया के लिए वो अब राघव नहीं रहा। वो कोई और बन गया था। पर कौन? वो किसी पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। सिर हाथों में लेकर रोने लगा। मैंने क्या किया? सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी गलती, और मेरी पूरी जिंदगी। लोग उसे देखकर गुजर रहे थे, पर कोई नहीं रुका। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ। शाम होने लगी। राघव को भूख लगी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। नहीं, पैसे थे, पर अब वो उसके नहीं रहे। उसने एक छोटे से ढाबे में जाकर खाना मांगा। भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ढाबे वाले ने उसे घूरा। पैसे हैं? नहीं। पर तो भाग यहां से। भीख मांगने वाले यहां नहीं आते। राघव धीरे से बाहर निकल गया। अब वो भिखारी बन गया था। अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के बीच वो एक अजनबी, एक भिखारी बन गया था। रात होने लगी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। घर नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, दोस्तों के पास नहीं जा सकता। वो बस सड़कों पर भटकता रहा। और तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। राघव, बहुत धीमी, बहुत हल्की। मैं तुझे बता रहा था, तूने मेरी जगह ली थी, अब मैंने तेरी जगह ले ली। राघव ने चारों ओर देखा। सड़क पर कुछ लोग थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यह आवाज कहां से आ रही है? अब तू बेघर है, बेनाम है, जैसे मैं था। राघव को एहसास हुआ, वो चीज, वो जो कब्र में दफन थी, उसने राघव की पहचान ले ली थी। अब वो राघव की जिंदगी जी रहा था, और राघव कोई नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वापस अपनी जिंदगी चाहिए। बहुत देर हो गई है। अब तू मेरी जगह लेगा, कब्र में। राघव चीखा। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। सुन रहे हो? मैं नहीं मरूंगा। लोगों ने उसे देखा, एक पागल आदमी जो खुद से बातें कर रहा था। कोई नहीं रुका, सब आगे निकल गए। रात गहराती गई। राघव को कोई जगह नहीं मिली। वो एक पुराने मंदिर में घुस गया। वहां कुछ और भी लोग सो रहे थे, भिखारी, बेघर लोग। राघव भी एक कोने में सिमट कर बैठ गया। मैं राघव हूं, मैं ये नहीं हूं। मुझे याद है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, सब याद है। पर याद होने से क्या फायदा? किसी को उस पर यकीन नहीं था।
दुनिया ने उसे भुला दिया था। वो अब किसी की यादों में नहीं था। 3 दिन बीत गए। राघव सड़कों पर भटकता रहा। भूख, प्यास, थकान सब कुछ सहता रहा। उसने कई बार सोचा कि खुदकुशी कर ले, पर हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं मर गया तो शायद वो जीत जाएगा। नहीं, मुझे लड़ना होगा। पर कैसे? किससे? जिससे लड़ना है वो दिखता भी नहीं। वो तो बस आवाज है, एक साया है। चौथी रात राघव एक पुराने बस स्टैंड पर सो रहा था। आधी रात को उसकी आंख खुली और उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। राघव, आजा, वापस आजा। राघव उठा। उसके पैर अपने आप चलने लगे। वो खुद को रोकना चाहता था, पर नहीं रोक पा रहा था। जैसे किसी ने उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया हो। वो सड़क पर चलता रहा। लोग सो रहे थे, सड़कें खाली थीं, और राघव वो उस कब्रिस्तान की ओर चल रहा था। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं। पर उसके पैर नहीं रुके। वो चलता रहा। 1 घंटे में वो शहर के बाहर पहुंच गया। वही सुनसान सड़क, वही अंधेरा, और फिर वो गेट, कब्रिस्तान का गेट। राघव अंदर घुस गया। उसके पैर सीधे उस कब्र की ओर जा रहे थे। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। पर कोई नहीं सुन रहा था। वो कब्र के पास पहुंच गया और देखा कि कब्र खुली हुई थी, मिट्टी खोदी गई थी, और अंदर एक खाली जगह थी। एक कफन पड़ा था, पुराना और सड़ा हुआ। ये मेरी जगह है। राघव के दिमाग में आवाज आई। हाँ, अब तू यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। राघव को लगा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। वो कब्र के अंदर गिरने वाला था। तभी उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो साया खड़ा था। इस बार बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास। वो चीज जो कब्र में दफन थी, अब वो राघव की शक्ल में थी। राघव का चेहरा, राघव के कपड़े। तूने मेरी जिंदगी चुरा ली। राघव चीखा। वो चीज मुस्कुराई। चुराई नहीं, उधार ली, और अब तू मुझे उधार दे। राघव ने मुक्का मारा, पर उसका हाथ हवा में से गुजर गया। वो चीज हंसने लगी। तू मुझे छू नहीं सकता, मैं तो अब असली हूं, और तू बस एक साया है। नहीं, मैं असली हूं, मैं राघव हूं। थे, अब नहीं। और उसने फिर से राघव को धक्का दिया। इस बार राघव गिर गया। कब्र के अंदर, मिट्टी में, ठंडी सीली मिट्टी। राघव ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो चीज ऊपर से देख रही थी। अब आराम कर, तेरा काम खत्म हो गया। और मिट्टी गिरने लगी, कब्र भरने लगी। राघव चीख रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज। पर कोई नहीं था सुनने वाला। मिट्टी उसके पैरों को ढक गई, फिर पेट को, फिर सीने को। अब सिर्फ चेहरा बाहर था। राघव की आंखों में आंसू थे। मैं बस जीना चाहता था, बस। और आखिरी मुट्ठी मिट्टी उसके चेहरे पर गिरी। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मिट्टी के नीचे राघव को सांस नहीं आ रही थी, पर वो मर नहीं रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं जिंदा हूं, पर सांस नहीं ले पा रहा। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, हिल गए। तो मैं हिल सकता हूं। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, धीरे धीरे अपने हाथों से ऊपर की ओर। मिट्टी भारी थी, पर वो खोदता रहा। घंटों लग गए, या शायद मिनट। समय का कोई अंदाजा नहीं था। और फिर उसका हाथ बाहर निकल गया। हवा छुई। राघव ने और तेजी से खोदा, और आखिरकार वो बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। पहली धूप कब्रिस्तान में आ रही थी। राघव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो उठा, शरीर से मिट्टी झाड़ी। मैं बच गया। पर तभी उसे एहसास हुआ, उसके शरीर में कुछ अलग था। वो हल्का था, बहुत हल्का, जैसे वजन ही नहीं हो। उसने अपने हाथों को देखा। वो थोड़े धुंधले लग रहे थे, जैसे पारदर्शी हों। ये क्या हो रहा है? उसने खुद को छुआ, महसूस हुआ, पर अजीब, जैसे हवा छू रही हो। राघव कब्रिस्तान से बाहर निकला। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। वो उनके पास से गुजरा, पर किसी ने उसे नहीं देखा। अरे, मैं यहां हूं, उसने एक आदमी को पुकारा, पर उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सीधे राघव के बीच से गुजर गया। क्या? वो मेरे अंदर से कैसे? राघव ने एक औरत को छूने की कोशिश की। उसका हाथ उसके शरीर के अंदर से निकल गया। नहीं, मैं भूत बन गया हूं। और तभी उसे दूर से दिखा एक लड़का, उसी की उम्र का, उसी की शक्ल का। वो हंस रहा था, किसी से बात कर रहा था।
राघव पास गया और पहचान लिया। वो खुद था, यानी जो उसका चेहरा चुरा गया था। तू! राघव उसके सामने खड़ा हो गया। तूने मेरी जिंदगी चुरा ली। पर वो चीज उसे देख भी नहीं पाई। वो बस अपने रास्ते चलती रही। राघव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ हवा में से गुजर गया। नहीं, रुक, तू मेरी जिंदगी जी रहा है। वो मेरे दोस्त हैं, मेरा घर है, मेरी पहचान है। पर कोई फायदा नहीं हुआ। राघव अब एक भूत था, एक साया जिसे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता। वो अपने ही घर गया, खिड़की से अंदर झांका। माँ बाप खुश थे। वो नकली राघव उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था, हंस रहा था। मम्मी, पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। पर कोई नहीं सुन रहा था। राघव रोने लगा। मैंने क्या किया? सिर्फ एक गलती और मेरी सब कुछ। वो वहीं बैठ गया, दीवार के सहारे, बेबस, असहाय। दिन निकल गए। राघव शहर में भटकता रहा। उसने देखा कि वो नकली राघव उसकी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा था। कॉलेज जा रहा था, दोस्तों से मिल रहा था, घर में खुश था। और असली राघव वो बस एक साया था। कोई नहीं जानता था कि वो है। एक दिन राघव ने फैसला किया, अगर मैं इसे नहीं हटा सकता तो मैं इसे परेशान तो कर ही सकता हूँ। वो उस नकली राघव के पीछे लगा रहने लगा। जहाँ वो जाता, राघव भी जाता। रात को जब वो सोता, राघव उसके पास खड़ा रहता। तू मेरी जिंदगी चुरा ली है, पर मैं तुझे चैन नहीं लेने दूंगा। धीरे धीरे उस नकली राघव को महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई हमेशा पास है। वो बेचैन रहने लगा। नींद नहीं आती थी, घबराहट होने लगी। और एक रात वो टूट गया। कौन है? कौन मेरे पीछे पड़ा है? वो चीखा। राघव मुस्कुराया। मैं हूं असली राघव। नहीं, तू मर गया, तू कब्र में है। मैं जिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। उस रात दोनों के बीच एक अजीब सी लड़ाई हुई। भूतों की, आत्माओं की लड़ाई। एक जिंदा था पर असली नहीं, एक असली था पर जिंदा नहीं। और आखिर में कोई नहीं जीता। दोनों बस खो गए, खामोशी में, अंधेरे में। सुबह हुई, शहर जागा। लोग अपने कामों पर निकल पड़े और कब्रिस्तान में एक युवक बैठा मिला, शांत, स्थिर। चेहरा राघव का था, पर आंखें किसी और की थीं। खाली, गहरी, अंधेरी आंखें। एक राहगीर ने उसे देखा और पास गया। ये लड़का कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? उसने हिलाने की कोशिश की, पर वो युवक नहीं हिला। जम गया था, जैसे पत्थर की मूरत हो। पुलिस बुलाई गई, डॉक्टर आए, सबने चेक किया, पर कुछ समझ नहीं आया। लड़का जिंदा था, सांस ले रहा था, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे अंदर से खाली हो। उसकी जेब में आईडी मिली, राघव का नाम था। पुलिस उसके घर गई, माँ बाप को बताया, आपका बेटा कब्रिस्तान में मिला है। वो कुछ अजीब है। माँ बाप भागते हुए पहुंचे, राघव को देखा और रोने लगे। बेटा, तुझे क्या हो गया? पर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खाली नजरों से देखता रहा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, पर कुछ पता नहीं चला। मेडिकली वो बिल्कुल ठीक था, पर मानसिक रूप से जैसे कोई नहीं हो, खाली शरीर। 1 महीने तक वो अस्पताल में रहा और फिर एक दिन उसने बोलना शुरू किया, पर जो बोला उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं राघव नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मैं कब्र में था, 1897 में मर गया था, पर किसी ने मेरी कब्र पर बैठा तो मैं जाग गया। डॉक्टरों ने सोचा कि यह मानसिक बीमारी है, पर जो राघव बता रहा था वो इतना विस्तार से था कि यकीन करना मुश्किल नहीं था। मैंने उसकी जिंदगी ली, पर अब हम दोनों एक ही शरीर में हैं, वो भी, मैं भी। और फिर राघव चुप हो गया, हमेशा के लिए। अगले कुछ दिनों में राघव धीरे धीरे मरने लगा। शरीर तो ठीक था, पर जैसे अंदर से खोखला हो गया हो। और एक रात उसने आखिरी सांस ली। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिला, कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, बस दिल रुक गया। माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार किया और कब्रिस्तान में उसी पुरानी कब्र के पास राघव को दफनाया गया। एक नया पत्थर लगाया गया, राघव जिसने उधार चुकाया। और उस दिन से कब्रिस्तान में रात को एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है, धीमी ठंडी हंसी, जैसे कोई संतुष्ट हो, जैसे किसी का बदला पूरा हो गया हो। लोग कहते हैं कि अगर आप आज भी उस कब्रिस्तान में जाओ और उस कब्र के पास खड़े हो जाओ तो आपको फुसफुसाहट सुनाई देगी। ये मेरी जगह है, मत बैठना यहाँ, नहीं तो तुम्हें भी उधार चुकाना पड़ेगा। पर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे
क्या आप उस कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करेंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। पर याद रखिएगा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जिंदों का नहीं मुर्दों का राज चलता है, और अगर आपने गलती से उनकी शांति भंग कर दी तो उधार चुकाना पड़ता है। कीमत बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कब्र का उधार। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और कहानियाँ आपसे छूटें नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, कब्रों पर कभी मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंदर कौन सो रहा है और कब जाग जाएगा।